हर पैथी के लोग जो है अपनी अपनी इम्यूनिटी क्लिनिक शुरू करें। यूनानी के लिए जिम्मेदारी इम्पा ने कबूल की और पूरे महाराष्ट्र में हम लोगों ने इस बात की कोशिश की है कि जगह जगह जो है इम्यूनिटी क्लिनिक शुरू की जाए। इम्यूनिटी क्लिनिक शुरू करने में सबसे पहले हमारी भिवंडी की जो बहुत एक्टिव ब्रांच है हमारी, वहां पे सितंबर के महीने में हमारे वहां के मकामी एमएलए रईस साहब के हाथों से वहां पे इनॉग्रेशन हुआ। और रईस साहब तो कुछ हमारे साथ में इस तरह से जुड़ गए हैं कि ऐसा लगता है कि उनको भी कुछ यूनानी की डिग्री दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसी तरह से अब ये भी सोच में आया कि जरूरी नहीं है कि ये इम्यूनिटी क्लिनिक जो है यहीं तक रहे, इसलिए कि आने वाले वक्त में हो सकता है कोई ऐसी बीमारी भी आए जिसका इलाज हम ढूंढने में जैसे अब तक हमको वक्त लगा उससे ज्यादा भी वक्त लगे। इस दौरान न सिर्फ हमारा बहुत सारा जानी नुकसान हो जाता है बल्कि माली नुकसान भी हो जाता है। इम्यूनिटी क्लिनिक की इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है। और यूनानी में, आयुर्वेदा में और होम्योपैथिक में हम जो है पूरी बॉडी को एज ए यूनिट करके ट्रीट करते हैं। इसलिए इसमें जो है हमारे यूनानी में हम जो ज्यादा जोर देते हैं वो असबाब सित्ता जरूरिया पे देते हैं, जो 6 चीजें जो हैं जो बॉडी को अगर उन पे कंट्रोल किया जाए या उसको बाकायदा ठीक रखा जाए तो हमारे बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। जिसमें हवा है, माकुल मशरूब है, हरकत सुकून बदनी है, हरकत सुकून नफसानी है, नौम अफ़ज़ा है और इससे खराब यानी रिटेंशन और वो है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि रईस भाई की वजह से भिवंडी में जितना ज्यादा जोर शोर से कम्युनिटी क्लिनिक चल रही है, मैं समझता हूँ कि अल हकीम में शायद उससे भी ज्यादा जोर से हम कम्युनिटी क्लिनिक को चला सकेंगे। अब यहाँ पे एक बात जो आती है, एक जोशांदे का बीच में जिक्र हो रहा था। जोशांदे के ताल्लुक से ऐसा हुआ कि जोशांदा तो बहुत अच्छी चीज है, लोगों को उससे फायदा भी हुआ, उसको प्रिवेंशन के काम में भी आया और इलाज के काम में भी आया। लेकिन कुछ लोग जो थे वो नॉन मेडिकल लोग इसमें घुस गए और जोशांदे को अपने अपने तरीके से बनाने लगे। न उसकी डोज पे किसी ने कंट्रोल किया और ना किसी के उसके अज्जा पे किसी ने कंट्रोल किया। तो उसके बाद में जो है कुछ लोगों को न सिर्फ गैस्ट्राइटिस हुआ बल्कि कुछ लोगों को पाइल्स हुआ। तो यहाँ पे जो है ये हम लोगों को देखना चाहिए कि यूनानी की मेडिसिन में जब हम प्रिवेंशन के लिए जब दवाइयां देते हैं तो उसकी डोज के ऊपर जो है ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में इसी के साथ साथ मैं अपने डॉक्टर जहीर काजी साहब और अंजुमन इस्लाम के तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कल ही उनको सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, जो सत्यपाल मलिक साहब जो मेघालय के गवर्नर उनके हाथों से दिया गया। हम लोग यहाँ पे जो 3 चीजों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, एक तो ग़िज़ा पे इलाज होने के लोग कुछ बात आवाज आ रही है? हेलो हेलो, ये आवाज आ रही है, आप कहिए। जी जी जी, मैं अपनी बात को भी यहीं खत्म करता हूँ, फिर बाद में कुछ बोलूंगा। जी जी यासर भाई। जी जी, बेहतर है। जी सर, बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजीब खान साहब, आपने वजाहत कर दी कि यूनानी इम्यूनिटी क्लिनिक क्या है। और इस सिलसिले में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आयुष टास्क फोर्स बनाई है और उसी आयुष टास्क फोर्स के ज़रिए से, जिसमें सारी पैथीज का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें हमारे यूनानी से डॉक्टर शेख साहब हैं। तो इस टास्क फोर्स की तरफ से इम्यूनिटी क्लिनिक का इनॉग्रेशन शुरू हुआ है और बाकायदा गाइडलाइंस बनाई गई है। उसी गाइडलाइंस की रोशनी में यहाँ अल हकीम पर भी यूनानी इम्यूनिटी क्लिनिक आज शुरू हो रही है। इसके बाद मैं अल हकीम सेंटर के अहम फिजिशियन डॉक्टर शमीम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि मुख्तसरन इम्यूनिटी क्लिनिक के बारे में अल हकीम का क्या रोल है और क्या आप लोगों ने स्टार्टअप किया है, वो उसके बारे में मुख्तसरन बयान करना है। डॉक्टर शमीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है ना? हाँ जी जी जी। चंद मिनटों में मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ कि हम सब डॉक्टर लोग और बाकी दूसरे लोग ये सब जानते हैं कि कोरोना से बचने के लिए सीसीआरएम की तरफ से और आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से
और इसी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन वक्तन फवक्तन जारी होती रही है। अल हकीम सेंटर ने हमेशा उन्हीं गाइडलाइन की रोशनी में दवाएं अवेलेबल कराया और बहुत सारी दवाएं खुद भी तैयार किया ताकि लोगों को कोरोना की वबा से बचाया जा सके। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि उन्हीं दवाओं में एक खास दवा तिर्याक वबाई है, जो यूनानी की एक ऐसी दवा है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि ये यूनानी की वैक्सीन है, क्योंकि जालिनूस और जकरिया राजी के हवाले से यह मालूम होता है कि वबा के ज़माने में जिसने भी ये दवा इस्तेमाल किया वो वबा से महफूज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल हकीम सेंटर पे ये दवा भी तैयार की गई और इन तमाम दवाओं से लोगों का इलाज भी किया जाता रहा है और लोगों को फायदा होता रहा है। अल हकीम सेंटर ने एक बड़ा काम ये भी किया कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन की रोशनी में चंद दवाओं को मुंतखब करके एक किट की शक्ल किट की शक्ल दिया और कुर्बू जवार के लोगों तक पहुंचाया, जिससे लोगों को काफी फायदा मिला। एक मुख्तसर सा वाकया इसमें कि साकी नाका पुलिस चौकी में कैंप लगाकर सभी पुलिस स्टाफ को दवाएं तकसीम की गई और बाद में वहां के एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के जरिए पता चला कि अल हकीम की दवाओं से हम लोगों को काफी फायदा मिला है। और आज के इस प्रोग्राम के मुनासिबत से ये बताना मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वबा से बचाव के लिए इम्यूनिटी को अहमियत देते हुए नई गाइडलाइन जारी किया और इसीलिए इम्पा के ताउन से जगह जगह इम्यूनिटी क्लिनिक खोलने का एहतमाम भी किया जाता रहा है और आज का ये प्रोग्राम उसी की एक कड़ी है। एक बात बता के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि अल हकीम सेंटर कोरोना से बचने वाली दवाएं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाएं और कोरोना के कंडीशन में जो इलाज मुआलजा में यूनानी दवाएं इस्तेमाल की जाती रही हैं गवर्नमेंट गाइडलाइन की रोशनी में, ये तमाम दवाएं लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभा रहा है। करीब के लोगों तक होम डिलीवरी करा दिया जाता है और दूर दराज के लोगों को कोरोना से कोरियर से भेज दिया जाता है। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो यूनानी दवा इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उनके एरिया में यूनानी दवा अवेलेबल नहीं होती है। उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जिसको भी यूनानी दवाओं की दस्तयाबी के लिए दिक्कत है वो मुझसे कांटेक्ट करें, अल हकीम सेंटर से कांटेक्ट करें। उन तक दवाएं इंशाल्लाह चाहे बाय हैंड भेज दी जाएंगी, चाहे बाय कोरियर भेज दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम साहब। मैं यहाँ ये बात भी बताता चलूँ कि महाराष्ट्र की आयुष गाइडलाइंस जो बनी है उसमें अल हकीम का भी ताउन रहा है और ये अल हकीम सेंटर के विज़न और मिशन में शामिल रहा है कि तिब्ब यूनानी के लिए जो भी तामीरी काम हो उसमें हर मुमकिन कोशिश की जाए। इसके बाद में हमारे स्पीकर्स में महाराष्ट्र में तिब्बी इस्तेफादे के लिए जो बड़ी शख्सियात हैं उनमें डॉक्टर जलीस अहमद साहब का भी शुमार होता है। आप ZVM यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और तिब्बी मुहिम्मात में पेश रहते हैं। डॉक्टर जलीस साहब अगर हों तो मेरी दरख्वास्त है कि आप भी अपने चंद कीमती कलमात से हमें नवाजें। डॉक्टर जलीस साहब मौजूद हैं? अलबन डॉक्टर जलीस साहब मौजूद नहीं हैं। मैं उसके बाद तिब्बी यूनानी की तरक्की के लिए बाहौसला और पुरअज़्म अफराद में एक नुमाया शख्सियत का तज़किरा करूँगा जो मेरे मुशफ़िक़ सीनियर और उस्ताद मुंबई तिब्बत कॉलेज के डायनामिक प्रिंसिपल डॉक्टर राशिद क़ादी साहब हैं। आप हर मौके पर अल हकीम सेंटर की रहबरी करते रहते हैं। मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि इस अहम तकरीब में आप अपनी कीमती आरा से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, वालेकुम सलाम। आप शुरू फरमाइए सर। ओके 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 ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल हकीम का, डॉक्टर वसीम साहब का, डॉक्टर यासिफ साहब का, डॉक्टर शमीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मौके पर मुझको दावत दी। सबसे पहले जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये बात है कि ये जो वबा फैली और उसके बाद वबाई अमरा, इस वबा के फैलने के सिलसिले में जो अफरा तफरी रही, जो मेंटल स्ट्रेस रहा, जो लोगों में बड़ी बेचैनी रही और हेल्थ सेक्टर में एक तरह से ये चैलेंज रही है वबा
कि किसी के पास इसका कोई खातिर ख्वाह इलाज नहीं था, कोई इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी, कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं थी, ना हमारे पास इस वबा के बारे में कुछ ज्यादा मालूमात थी। रोज ब रोज स्टडीज चेंज हो रही थी, और जैसे जैसे स्टडीज चेंज हो रही थी, गाइडलाइंस, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में लोग कंफ्यूज थे। इस ऐसे वक्त में इस वबा के दौरान यूनानी मेडिसिन ने जो अपना इंट्रोडक्शन किया, और यूनानी मेडिसिन जिस तरह से एक मसीहा बनकर सामने आई, तो ये सबसे पहले मैं यूनानी वालों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस वबाई मर्ज को बहुत सही वक्त पर, इस वबाई मर्ज के जमाने में मुल्क की और रियासत की रहनुमाई की और अपना हाथ बढ़ाया वबाई अमराज से परेशान लोगों के लिए। तो इस तरह से यूनानी मेडिसिन भी अभी तक काफी लोगों के को इंट्रोडक्शन नहीं था, लेकिन इस वबा की वजह से यूनानी मेडिसिन को भी एक नेशनल और इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन मिला। ये हमारे लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है। उसके बाद हमारे जो जुबैर भाई है, सीसीआईएम के वाइस प्रेसिडेंट रहे, और उन्होंने जो किरदार अदा किया, जो अल हकीम ने किया, जो तमाम लोगों ने किया, वो भी बड़ा काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने हर लेवल पर यूनानी को आगे आगे रखा, इंट्रोड्यूस किया, और यूनानी की अहमियत, अफादियत गवर्नमेंट की नजरों में सामने लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसके बाद ये हुआ कि फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की कि इम्यूनिटी आयुष के उसमें इम्यूनिटी क्लिनिक खोली जाए, ताकि उस क्लिनिक में लोगों को इम्यूनिटी के बारे में मालूमात दी जाए, और इम्यूनिटी किस तरह बढ़ाई जा सकती है, इम्यूनिटी क्या चीज है, इम्यूनिटी बढ़ने से क्या होता है, इम्यूनिटी कम होने के क्या नुकसानात हैं। तो उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए तमाम कॉलेजेस ने, अंजुमन इस्लाम यूनानी मेडिकल कॉलेज ने भी एक इम्यूनिटी क्लिनिक खोली, जेडवीएम ने और तमाम कॉलेजेस ने एक इम्यूनिटी क्लिनिक खोली। उसके साथ साथ इम्पा ने, जुबैर भाई ने एक बड़ा काम ये किया कि इम्यूनिटी क्लिनिक को महाराष्ट्र के जनरल प्रैक्टिशनर लेवल पर इंट्रोड्यूस किया, और तमाम जगहों पर इम्यूनिटी क्लिनिक खोली गई और खोली जा रही है। उसी एक सिलसिले की एक कड़ी आज ये अल हकीम में इम्यूनिटी क्लिनिक का इफ्तिताह है। मैं मुबारकबाद देता हूँ वसीम साहब को, मैं मुबारकबाद देता हूँ अल हकीम की टीम को। अल हकीम सेंटर जो है, जब से वजूद में आया है, ये मुस्तकिल यूनानी की ब्रांडिंग के लिए मुस्तकिल काम कर रहा है, और इसकी खास बात यह है कि अल हकीम में क्वालिफाइड लोग हैं जो यूनानी को साइंटिफिक वे में पेश करना जानते हैं, यूनानी को साइंटिफिक वे में पेश कर रहे हैं। जैसा कि हमको जरूरत पेश आती है कि जब हमारे पास कोई अल्ट्रा मॉडर्न हाईली क्वालिफाइड पेशेंट आता है, तो यूनानी फेटर्निटी से उसको साइंटिफिक लेवल पर वो अप्रोच नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेजेस में तो मिलता है, लेकिन जीपी लेवल पर, क्योंकि अक्सर लोग जनरल प्रैक्टिस करते हैं, तो अल हकीम ने उस खला को काफी हद तक पूरा किया है बंबई में। और अल हकीम में इम्यूनिटी क्लिनिक का ये इफ्तिताह जो है, ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। इससे ना सिर्फ यूनानी बल्कि अल हकीम का भी और इस वबा में जो मुतासिर इंसानियत है उनका भी फायदा होगा। तो मैं मुबारकबाद देता हूं वसीम साहब को इस इम्यूनिटी क्लिनिक के इफ्तिताह के लिए। जहां तक बात चली है कि इम्यूनिटी क्लिनिक का मकसद सिर्फ लोगों को इम्यूनिटी की दवाएं या जोशानदे या काढ़े फराहम करना नहीं है। इम्यूनिटी क्लिनिक के जरिए लोगों में आगाही पैदा करना है, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है कि इम्यूनिटी, जिसको कुव्वत मुदाफियत कहा जाता है, ये इम्यूनिटी बीमारी की रोकथाम के लिए कैसे जरूरी है, क्यों जरूरी है। और इसमें यूनानी का नाम इसलिए काबिल जिक्र है कि यूनानी लिटरेचर में ऐसी बेशुमार दवाएं हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं, और जब इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है तो हम बहुत सारी वबाई और गैर वबाई बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस सिलसिले में इम्यूनिटी का जो इम्यूनिटी का कंसेप्ट यूनानी में है, और इम्यूनिटी के कंसेप्ट के तहत जो दवाएं जिक्र की गई है, जो तदाबीर जिक्र की गई है, वो बहुत अहम है। और मुझको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल हकीम साइंटिफिक तरीके से इस कंसेप्ट को पब्लिक में इंट्रोड्यूस करेगा। एक इम्यूनिटी क्लिनिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूनानी मेडिकल कॉलेज में भी रेगुलरली वर्किंग है, डायरेक्टर ऑफ आयुष के गाइडलाइंस के बाद से, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी इस सिलसिले में काम हो रहा है। तो ये वो मौका है कि यूनानी वाले सब मिलकर जितना काम करें अपनी पैथी के लिए और इंसानियत के लिए कम है। तो मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ यासिर साहब, जो अल हकीम से जुड़े हुए काबिल और फाल रुकन है, तो ये जो काम कर रहे हैं, और इस वक्त अलीगढ़ में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पोस्टिंग हुई है, तो इनका हमेशा से अल हकीम के साथ, अल हकीम को इन्होंने जिस वे में प्रेजेंट किया, इन्होंने और इनकी टीम ने और वसीम भाई की सरपरस्ती में जो काम हो रहा है, ये काबिल मुबारकबाद है। मैं इनको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल हकीम के जरिए यूनानी मेडिसिन का नाम हो, अल हकीम के जरिए इस वबा से मुतासिर इंसानियत का फायदा हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मुजीब भाई ने कहा
कि अंजुमन इस्लाम को जो अवार्ड दिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ने, ये हम सब के लिए, जुबैर भाई के लिए, मुजीब भाई के लिए और जितने अंजुमनाइट्स हैं और जितने अलीग्स हैं इनके लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा एजाज है। तो मैं मुजीब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुजीब भाई आप भी मुबारकबाद के काबिल है, जुबैर भाई आप भी तिब्बियन होने के नाते, अंजुमनाइट होने के नाते मुबारकबाद के काबिल है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तो मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ और मैं इस मौके पर अंजुमन इस्लाम को जो अवार्ड से नवाजा गया उसका आपने जो यहाँ तस्करा किया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद क़ादी साहब आपके कीमती कलिमात और मुबारकबाद के लिए। इस वक्त हमारा अहम प्रोग्राम इनॉग्रेशन ऑफ यूनानी इम्यूनिटी क्लिनिक है और हमारे इस इनॉग्रेशन के लिए दिलीप लांडे साहब जो चांदीवली हल्के से एमएलए हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं सेंटर पर और मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर शमीम साहब से कि इनॉग्रेशन के इस प्रोग्राम के लिए आप ताउन फरमाएं और इनॉग्रेशन का पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन भी शो करें। जी मैं एमएलए साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आगे आएं और रिबन का रस्म इजरा करें। ये चांदेवली के एमएलए साहब हैं जो अल हकीम सेंटर इम्पैक्ट क्लिनिक का इनाग्रेशन करने के लिए आए हुए हैं। ये मैं इसको दिखा रहा हूँ। जी जी हाँ जी जी हाँ ये इफ्तिताह हो गया है। जी जी माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो अल हकीम सेंटर पर यूनानी इम्यूनिटी क्लिनिक का इफ्तिताह और उम्मीद है कि ये यूनानी इम्यूनिटी क्लिनिक का यहाँ स्टार्ट होना आवाम के लिए और तिब्ब यूनानी के लिए बहुत मुफीद और कारगर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम साहब इनॉग्रेशन का प्रोग्राम शो करने के लिए। अब मैं दरख्वास्त करूँगा शमीम भाई के कॉर्पोरेशन से कि जनाब दिलीप लांडे साहब का एक मुख्तसर सा खुतबा और एक मुख्तसर सा उनके ख्यालात का इजहार करने के लिए आप ताउन फरमाएं और जनाब जी जी यासिर भाई वो माजरत कर रहे हैं कुछ बोलने से। अच्छा हाँ चलिए बेहतर है। अब प्रोग्राम के अगले गेस्ट और स्पीकर्स के लिए मैं प्रोसीड करता हूँ। हमारे साथ कई शख्सियात हैं कोविड-19 जैसी नई बीमारी के लिए, जो कि एक नई बीमारी है। इस बीमारी के लिए तहकीकी इदारों में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें तिब्ब यूनानी में CCRUM का बड़ा रोल है। CCRUM एक सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। CCRUM ने कई इक़दाम किए हैं तिब्ब यूनानी में कोविड-19 से रिलेटेड रिसर्च के लिए, ख़ासतौर से उसकी दो अहम रिसर्चेस, एक पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी। जी यासिर भाई ये एमएलए साहब कुछ कहेंगे, कुछ इज़हार ख्याल करेंगे? जरूर जी जी दिलीप लांडे साहब से दरख्वास्त है कुछ बातें जरूर फरमाएं। आपके हमारे चांदे सभा के अंदर लाया गया, इसलिए सभी जो डॉक्टर ट्रस्ट है सभी का मैं शुक्रगुजार अदा करता हूँ कि अच्छा गरीब लोगों के लिए यहाँ पे मेडिसिन मिलेगा, उनको दवा मिलेगी और साथों साथ उनकी जो बीमारी है उसका उपचार भी यहाँ से हो जाएगा। इसलिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। ऐसा एक मेडिकल का सेंटर हर एक चांदौली में, हर मुंबई में होना चाहिए, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो CCRUM का मैं तस्करा कर रहा था कि CCRUM ने दो स्टडी, एक पॉपुलेशन बेस्ड प्रिवेंशन के लिए एक स्टडी शुरू की थी और दूसरी स्टडी इंटरवेंशनल एडजुवेंट यूनानी ट्रीटमेंट के तौर पर एक स्टडी शुरू की है और गालबन काफ़ी हद तक वो स्टडी कंप्लीट भी हो चुकी है। मल्टी सेंट्रिक के दो स्टडीज़ हुई थी। हमें बड़ी
खुशी है कि इस मौके से CCRM के रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन मुंबई के हेड डॉक्टर हसीब अहमद लारी साहब मौजूद हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अपने मुख्तसरन ख्यालात का इज़हार फरमाएं। डॉक्टर हसीब लारी साहब। हसीब लारी साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? जी अभी आई सर। ओके ओके, शुक्रिया यासिर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, आपका वीडियो भी। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है, आपका वीडियो ऑन नहीं है। आप कहिए सर, कहिए, मुख्तसरन कह दीजिए सर। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वसीम साहब का और शमीम साहब का कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है इस मौके पर। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है ना? ओके 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 ओके। तो मैं सबसे पहले शमीम साहब वसीम साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता, उन्होंने मुझे इनवाइट के लिए। मैं उसके बाद सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जुबैर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो CCRUM की तरफ से रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बम्बई को जो प्रोफाइलेक्सिक ट्रीटमेंट करने के लिए, दवा बांटने के लिए जो यहाँ पर डिप्यूट किया था, और हमारे टास्क फोर्स की तरफ से डॉक्टर जुबैर साहब ने यूनानी की तरफ से बहुत ही मेहनत करी और उन्होंने हमको परमिशन दिलाई। इस परमिशन के वजह से हम लोगों ने यहाँ पे बम्बई के डिफरेंट इलाके में, जिसमें कुर्ला और जोगेश्वरी, बाइकला और बी वार्ड में, ई वार्ड में, सभी जगहों पर करीब करीब 7,500 मरीजों को दवा बांटी गई, जो यूनानी जोशादा और तिर्याक अरबा हम लोगों ने बांटी है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और प्रोफाइलेक्सिक ट्रीटमेंट के लिए। इसके लिए मैं डॉक्टर जुबैर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार। इसके अलावा मैं आप लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है जो आप लोगों ने लिया है इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है, इसमें इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम कर क्या सकते हैं, इसके लिए मैं 2 बातें कहूँगा, उसके बाद अपनी बात को खत्म कर दूंगा। कि हम लोगों ने जो दवा बांटी थी, तो एक तो आप इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो, और दूसरी जो है यूनानी दवाएं जो हम लोग यूज करते हैं, जो उसको भी इस्तेमाल करके आप इम्यूनिटी को आप बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी के बारे में सबको पता है कि इम्यूनिटी क्या चीज है और इसकी जरूरत आज के दौर में क्यों है, क्योंकि जब आज के कोविड के इस पेंडेमिक जमाने में जबकि कोई भी दवा अवेलेबल नहीं है, तो इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो हमको ताकत और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ा के और बीमारी से बचाने को कोशिश कर सकती है। तो इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करेंगे, जो भी हमारे जो बुरी आदतें हैं, जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, निगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस, ये जितनी शेख साहब ने जो 6 एसेंशियल थिंग जो कि यूनानी सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, अगर उसको लाइफ में हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी जो है ऑटोमेटिक बढ़ेगी और इम्यूनिटी बढ़ने से हम इन बीमारी से बच सकते हैं। इसी तरह यूनानी दवाओं में जो आजकल जोशादा जो है, जिसमें जो है क्या बोलते उनाब, सपिस्ता और बेहिदाने का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर फीवर हो तो उसमें करंजुआ भी मिला काढ़े के तौर पर, डिकॉक्शन के तौर पर इसको आप पी सकते हैं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। वैसे यूनानी किताबों में बहुत सी दवाएं लिखी हुई हैं, लेकिन अपने खान पान में जो खाने की चीजें हैं, अगर रेगुलर खाने की चीजों में जो कि आजकल सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल जो भी हम रोटी दाल जो भी खाते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें, सीजनल फ्रूट्स खाएं, तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बूस्ट करेगी और हम इस बीमारी से बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसीब अहमद लारी साहब। आपने रिसर्च एस्पेक्ट से भी बहुत सारी अहम बातें बताई। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और उम्मीद है कि इन बातों से यूनानी फ्रेटर्निटी को फ़ायदा होगा।
इसके बाद में डॉक्टर खालिद शेख साहब जो साई ग्रुप हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, और आपके हॉस्पिटल को बीएमसी की तरफ से गालिबन पहला कोविड सेंटर प्राइवेट सेंटर के तौर पे रिकग्नाइज़ किया गया था, और आपने कोविड में काफ़ी अहम खिदमत अंजाम दी हैं। आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मुख्तसरन अपने कीमती मशवरे से हमें नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इम्यूनिटी क्लिनिक का जुबैर भाई ने कई बार इनवाइट किया, ये फर्स्ट टाइम मैं अटेंड कर रहा हूँ। वसीम भाई ने ये जो सब दवाएं हैं मुझे मार्च में ही दी थी, जिसको खा के मैं इतना काम कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ खुद खाया और किसी को बताया नहीं, लेकिन वसीम भाई ने सबसे पहले मुझे मार्च और अप्रैल के फर्स्ट महीने में जितनी भी इम्यूनिटी की सब मेडिसिन है मेरे घर पे भेजी थी। शमीम भाई लेके आए थे, डॉक्टर शमीम साहब, और ये बहुत अच्छी चीजें हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे को देंगे और मैं कम से कम इसकी मार्केटिंग का काम बहुत अच्छे से कर सका हूँ, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये दवाइयों को हम पहुंचाएं, और जिससे ज्यादा से ज्यादा यूनानी का भी फायदा हो, और अल हकीम का, और हमारे बाकी जो जितने दोस्त हजरात ये क्लिनिक रन कर रहे हैं उनको भी इसका फायदा हो। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद शेख साहब। इसके बाद हमारी लिस्ट में एक बड़े सर्जन डॉक्टर मुफज्जल लकड़ावाला साहब थे, लेकिन गालिबन उस वक्त कुछ मशहूर नहीं, हैं। लकड़ा वाले साहब हैं, उनको जस्ट मैसेज करिए, वो आएंगे लाइन पे, मैं उनको बोल देता हूँ। अच्छा ठीक है, वो हैं, वो लाइन पे वेट कर रहे थे, तो उनको भी बुला लीजिए। अच्छा, कंफर्म कीजिए प्लीज। मैं उनको कंफर्म करता हूँ, मैं करता हूँ। हाँ आप किसी और को लीजिए जब तक, इसके बाद जब तक इसके बाद हमारे बड़े अहम रुकन आयुष टास्क फोर्स के मेंबर, इम्पा के सेक्रेटरी और फॉर्मर वाइस चेयरमैन CCIM डॉक्टर जुबैर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप हम वक्त इस काम के लिए कोशा रहते हैं। ये उनके लिए, उनका तिब यूनानी के लिए शौक़ है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त अमेरिका से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा बगैर किसी मज़ीद तारुफ के कि आप अपने ख्यालात का इज़हार करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आवाज आ रही है सब तक? जी आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ वालेकुम अस्सलाम अल हकीम रहमतुल्लाहि व का, बरकातहू। अल हकीम केयर सेंटर का, जिन्होंने आगे बढ़ करके इम्पा के साथ मिल करके इम्यूनिटी क्लिनिक शुरू कर रहे हैं। और उसके अलावा वसीम भाई हमारे साथ आज पिछले 4 मार्च के महीने से जुड़े हुए हैं। यासिर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि किस तरह से हमारा सिस्टम आगे बढ़े। मकसद ये है कि यूनानी किस तरह से आवाम में आम हो करके और ईमानी से किस तरह से फ़ायदा उठाया जाए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कोविड आया था तो बहुत सारी गाइडलाइन आना शुरू हो गई थी। आपने देखा होगा कि शुरुआत के अंदर सबसे पहले ये बात आई कि आप SCQ खा लीजिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आप प्रिवेंटर रहेंगे। उसके बाद बहुत सारी नई दवाएं आई उसके अंदर, मगर बाद में फिर WHO गाइडलाइन वापस आई कि आप ये दवा खा रहे हैं, इससे कुछ काम नहीं हो रहा है करके। तो ये सवाल हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपनी दवाओं के जरिए से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाएं और लोगों को महफूज रखें, क्योंकि हमारी यूनानी की दवाएं मुफीद है, मौसर है और मोहतात है। इस सिलसिले में मैंने खुद एजेंडा लाया कि टास्क फोर्स के अंदर क्यों ना आयुष की दवाएं इस्तेमाल की जाए और इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि ये बात अब बिल्कुल साबित हो चुकी है कि वो शख्स जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, अच्छी थी, कुव्वत मतलब अच्छी थी, उन्हें इन्फेक्शन नहीं हुआ। अगर इन्फेक्शन हुआ भी था तो बहुत माइल्ड था, उनमें पेचीदगियां नहीं आई, कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ और वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। इसकी मिसाल मैं खुद हूँ कि मैं खुद जून के महीने में इन्फेक्ट हो चुका था। अल्लाह करम था, जोशानदा खमीरा का भी काफ़ी इस्तेमाल कर रहा था मैं पहले से ही, तो मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ और काफ़ी सेफ रहा और घर पे ही इलाज किया और अच्छा हो गया। मगर एक सवाल वापस उठा कि इन्फेक्शन खत्म होने के बाद, नेगेटिव होने के बाद मैंने खुद एंटीबॉडी टेस्ट कराई तो एंटीबॉडीज आ चुके थे, मगर एक सवाल वापस दूसरा खड़ा हुआ कि 1.5 महीने बाद फिर मैंने उसका एंटीबॉडी टाइटर का, तो वो स्टार्टेड फॉलिंग। तो मैंने खुद
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वगैरह के अंदर बात की और रिसर्च करने वालों से रिसर्च की बात की कि भाई कि ये जो लोगों की बॉडी इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज है, जो ये फॉल हो रही, किस तरह से हम उसको मेंटेन करें कि ये हमें उनके अंदर महफूज रहे, मेंटेन रहे और वो इन्फेक्शन से महफूज रहे। तो इस पे काम करने और ध्यान देने की जरूरत आई। तो ये फोर्सिंगली काम हुआ आयुष की टास्क फोर्स के अंदर कि हम पूरे महाराष्ट्र के जितने भी डॉक्टर्स, यूनानी प्रैक्टिशनर है, आयुष के प्रैक्टिशनर है, उनके क्लिनिक के अंदर ही इम्यूनिटी क्लिनिक चालू किया और लोगों को बताएं कि हम अपनी क्लिनिक के अंदर क्या कर सकते हैं। इम्यूनिटी क्लिनिक का सबसे अहम मकसद यह था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोगों को प्रिवेंटिव क्योर किस तरह से बताएं कि आप अपने आप को बीमारी से किस तरह महफूज रख सकते हैं, उनको मशवरा दें, हिदायत करें, गाइडलाइन बताएं कि आपकी लाइफस्टाइल जो चेंज कीजिए करके। आप लाइफस्टाइल के अंदर ये चेंज होगी भाई कि आप जो लोग पहले जो चीजें पहले किया करते थे अब आप मुनासिब नहीं है, क्योंकि आज लोगों के बारे में हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज्यादा अच्छी और ये बात भी साबित होते आ रही है कि भाई कोविड एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है WHO कई बार गाइडलाइन आई कि 2 साल तक रहने वाला है। तो 2 साल तक क्या हम अपने आप को छुपा के रखेंगे, अपने सारे काम बंद कर दें, सारी चीजें बंद कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम इकोनॉमिकली भी लॉस्ट हो रहे हैं और दूसरी तरह से लॉस्ट हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी अगर बॉडी इम्यूनिटी बढ़ा लें और अपने आप को तो महफूज रख सकते हैं। तो इसी सिलसिले के अंदर इम्यूनिटी क्लिनिक का सबसे बड़ा मकसद यह था कि हम प्रिवेंटिव केयर क्या बताएं लोगों को, मरीजों को। कि हमने देखा कि हमने भिवंडी में स्टार्ट किया था इम्यूनिटी क्लिनिक पहला वहाँ पे, तो काफी इंप्रेसिव रिजल्ट आना शुरू हुआ। लोग पूछना शुरू करके पहले तो आप सिर्फ दवाएं देते, अब आप इम्यूनिटी के अंदर क्या दवाएं दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो गई और लोग जुड़ने लगे करके और काफी तादाद में लोग आज इम्यूनिटी क्लिनिक में जुड़ रहे हैं। और दूसरा मकसद ये था कि हम अगर किसी को इन्फेक्शन हो चुका है, माइल्ड फ्लू है, फीवर है, तो हमारी दवाओं की जरिए से उनको क्यूरेटिव क्या दिया जाएगा और उनको इलाज किया जाए। तो लोग आज फोन करके पूछते कि भाई आपका ये जोशांदा कहाँ मिलेगा, आपकी दवाएं कहाँ मिलेगी। तो आज हमने यही कहा कि जितने भी डॉक्टर आपके करीब में आप उसी पास जाइए तो आपको जरूर बताएंगे भाई कि इम्यूनिटी की दवाएं हमारे पास उनके पास है और वो जरूर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, गाइड करेंगे, बताएंगे। उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद आदमी की बॉडी या हेल्थ को किस तरह से रिस्टोर करना है या बहाल करना है, तो ये हमारी यूनानी दवाएं काफी कारगर साबित हुई कि भाई कि क्यों ना हम उनको बताएं कि भाई आप लाइफस्टाइल में किस तरह से रहें, वॉक करना है, डाइट टाइम पे खाना है, अच्छी डाइट लेना है और उसके अलावा और तमाम बहुत सी जो बैड हैबिट्स है जैसा जिक्र हुआ है कि हम उसको अवॉइड करें, तो आप अपने आप को अपनी हेल्थ को मेंटेन करें। उसके अलावा दूसरा बात ये सवाल आया कि अभी हमने 2 गाइडलाइन लेकर आए। पहले हमने प्रिवेंटिव गाइडलाइन लाई थी कि भाई किस तरह से अपने प्रिवेंट किया और कुआं मरा। दूसरी गाइडलाइन हमने ये लेकर आई है कि आपको अगर बीमारी लगे तो किस तरह से इलाज किया जाए। उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, गैस्ट्रो सिस्टम का, इंटेस्टाइनल सिस्टम का है, उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में आपको क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया। उसके अलावा हम तीसरी गाइडलाइन बनाने जा रहे हैं जिसमें पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जिस तरह हो रहे हैं लोगों को, जिस तरह से आदमी इन्फेक्ट होने के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रहा है साइकोलॉजिकल सिस्टम हो रहा है। उसके अलावा आदमी को अस्थमा कंडीशन आ रही है, जॉइंट पेन शुरू हो गए हैं और उसके अलावा वीकनेस आ गई और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई, उसके अलावा किडनी डिजीज शुरू हो। इस तमाम चीजों के ऊपर हमारा पूरा कंसंट्रेट हो रहा है कि हम किस तरह से दवाएं बताएं और इसकी गाइडलाइन बताएं और एक बेसलाइन गाइडलाइन बना दें कि लोगों की ये दवाएं आपके लिए अवेलेबल है, आप इस्तेमाल कीजिए और लोगों को इससे फायदा उठाइए। तो हमारा मकसद यही था कि भाई कि हम किस तरह से लोगों की कुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाएं और लोगों को इस बीमारी से महफूज रखें। और यही नहीं कि ऐसा लग रहा है कि अगर आदमी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेगा, कुव्वत बढ़ा लेगा, तो जरूरी नहीं कि आप ये कोविड है और कोविड इंशाल्लाह कल खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद भी लोगों के अंदर अवेयरनेस रहेगी अपनी हेल्थ के बारे में, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा यूनानी की तरफ से, लोग जुड़े रहेंगे और यूनानी से काम होता रहेगा। तो आखिरी बात ये भी मैं ऐड करता जाऊंगा कि आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैं समझता हूँ कि भिवंडी है, अकोला है, औरंगाबाद है, मुमरा है, बॉम्बे है, इस तमाम जगहों पे यूनिटी क्लिनिक शुरू हो रही है और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और लोगों को इंटरेस्ट है। उसके अलावा सबसे बड़ा मकसद ये भी था कि किस तरह से हमारे जो बहुत से प्रैक्टिशनर हैं वो आज की तारीख के अंदर सिर्फ इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको भी और इस तरफ जोड़ा जाए करके। जैसे राशिद काजी ने बताया कि ये हमारे कॉलेजेस के अंदर इम्यूनिटी क्लिनिक चल रही है और लोग काफी उसका फायदा उठा रहे हैं। तो अब दूसरा सबसे बड़ा मकसद ये होता है, आज हमारे बहुत से हकीम, बहुत से नुस्खे उनके पास है, मुजरिब नुस्खे पास है और ये कहते हैं कि हमारे पास इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, लोग काफी फायदा। मगर क्या होता है, आज दुनिया जो है डेटा की हो गई। जब तक आपके पास कोई प्रूफुल या प्रोफाइल डेटा नहीं है उसके बारे में, जब तक आपका वो लोग मानने तैयार नहीं होते। तो हमारा ये मकसद ये था इम्यूनिटी क्लिनिक का, क्यों ना हम जो जोशाना दे रहे हैं, खमीरा दे रहे हैं, तरियाक अरबा दे रहे हैं, उसका डेटा तैयार करके हमने इतने मरीजों को इतनी सारी दवाएं दी, उनके अंदर ये सिम्टम 5 दिन में खत्म हो गया, 10 दिन में खत्म हो गया, तो एक अच्छी चीज है। उसके अलावा ये अगर हमने जो दवाएं शुरू की थी, जैसा मैं कहूँगा मैं जो शानदार ले रहा था, खमीरा ले रहा था, तो माई सिम्टम इज नॉट गॉन बियॉन्ड कंप्लीशन नहीं आया मेरे को।
तो ये मैं साबित करूंगा कि हमारी दवाएं वाकई में मोहतात है, मौसर है, मुफीद है। तो ये चीजें हम साबित करना, डेटा के जरिए से शुरू करना है कि हमारी चीजें जो यूनानी के हैं, जो इतने 5000 साल पुरानी पेथी है और काम होते आई है करके, और लोगों के अंदर भी अवेयर लाया जाए कि भाई कि ये पेथी आज की नहीं है, दूसरी पेथी आई है 100-150 साल पुरानी उम्र, हमारी पेथी आज की तारीख इतनी पुरानी है जिससे लोग पहले भी फैजियाब हो रहे थे और लोग काम हो रहा था करके। तो मकसद यही है कि किस तरह प्रिवेंटिव केयर किया जाए, क्यूरेटिव केयर किया जाए, रिस्टोरेटिव केयर, उसके अलावा प्रमोशन ऑफ द सिस्टम, इसका भी एक अहम मकसद है कि भाई हमारी पेथी किस तरह से लोगों के आम हो। जो हम लोगों ने यूनानी डे के थ्रू शुरू किया था कि आओ मिलकर काम करें, यूनानी को आम करें, तो हम एक नया नारा देने की कोशिश कर रहे हैं कि सेहत यूनानी के साथ किस तरह से मेंटेन की जाए सेहत हमारी, और जो मुफीद है, मौसर है, मोहतात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर ज़ुबैर शेख साहब, आप की कोशिशें और दिन रात हम देख रहे हैं, और मुझे कई काम डॉक्टर ज़ुबैर शेख साहब कई काम के लिए मुझे याद करते रहते हैं, और मैं डॉक्टर साहब को परेशान करता रहता हूँ। और अगर मैं कहूँ कि सुबह का पहला फ़ोन ज़ुबैर साहब का और रात का आखिरी फ़ोन ज़ुबैर साहब से होता है, तो ये गलत नहीं होगा। डॉक्टर ज़ुबैर साहब वाकई बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाएँ। इसके बाद मैं हमारे डॉक्टर वसीमुर रहमान साहब का तारुफ पेश करके उन्हें दावत देना चाहता हूँ। डॉक्टर वसीमुर रहमान साहब जॉइंट इनकम टैक्स कमिश्नर हैं तेलंगाना में। आपका अगरचे डिपार्टमेंट इनकम टैक्स है, लेकिन आपकी बुनियादी तालीम यूनानी से है और आपने यूनानी से एमडी भी किया है। आपकी कोशिश और लगन यूनानी मेडिसिन के साथ हमेशा रहती है, और अल हकीम के लिए हम वक्त रहबरी करते रहते हैं। अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि इनकम टैक्स से ज़्यादा आपकी नज़र पब्लिक हेल्थ पर रहती है। मैं आपको दावत दूंगा कि आप अपने ज़रूरी ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। इन हालात में जो महामारी के हालात हुए, इसमें हर शख्स ने कई एतबार से लड़ाइयाँ लड़ी। मैं महाराष्ट्र के रिलेशन में और मुंबई के रिलेशन में डॉक्टर खालिद का जिक्र करूंगा कि उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल और सेंटर कायम करके कोरोना की एक बड़ी लड़ाई लड़ी, और आज के वक्त वो बहुत सारे हॉस्पिटल में डायरेक्टर, और कोरोना में खास तौर से जब से कोरोना हुआ है, जब से वो इस मुहिम में लड़ रहे हैं। और जिक्र करने का मकसद यह है कि वो एक यूनानी डॉक्टर हैं और अपनी जिम्मेदारी। आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 100-200 साल 300 साल पहले जब एलोपैथिक सिस्टम नहीं था, उस वक्त हम सिर्फ मुल्क की बात करेंगे अपने, जब एलोपैथिक सिस्टम हमारे मुल्क में नहीं था, उस वक्त पूरे मुल्क में यूनानी, आयुर्वेद, सिद्धा यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन से ही इलाज होता था। वो हॉस्पिटल हो, उसी के हॉस्पिटल थे, उसी की स्टोर्स थे, उसी की सारा निजाम था। जब ये नहीं था, जब एलोपैथिक सिस्टम हमारा नहीं था, उसके बाद में अंग्रेजों के साथ साथ हमारा एलोपैथिक सिस्टम इंडिया में आया और मकबूल हो गया। कॉलेज में आ गया, हॉस्पिटल में आ गया, सेंटर में आ गया। एक सच्चाई है जो लोग शायद नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं कि कॉलेज और हॉस्पिटल से और सेंटर से या गवर्नमेंट की सरपरस्ती से तो हमारा यूनानी सिस्टम अलग, यूनानी और ट्रेडिशनल सिस्टम अलग हो गया, लेकिन अवाम के दिलों में रह गया। 130 करोड़ की जो अवाम थी, अवाम ने इस ट्रेडिशनल सिस्टम को बहुत ही मजबूती से पकड़ा रहा, और यही एक वजह रही। आज भी अगर हम देखें इस कोरोना के हालात में, महामारी के हालात में, 130 करोड़ में शायद ही कोई बंदा ऐसा हो, कोई हिंदुस्तानी ऐसा हो जिसने देसी दवाएं, कोई सी भी देसी दवाएं ना ली हो। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सब के सब लोगों ने तकरीबन देसी दवाओं से किसी न किसी दर्जे में, कोई हल्दी हो, गिलो हो, कुछ भी हो,
लिया है। इस क्यों लिया है? इस वजह से कि इन देसी इलाज की, यूनानी आयुर्वेद की जड़ें बहुत मजबूत हैं हमारे हिंदुस्तान के अवाम में। यही वजह थी कि लोगों ने लिया था। कमी जो महसूस हुई, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, वो ये थी कि अवाम ने ये दवाएं तो लिया, लेकिन दवा लेने का जो सही तरीका है वो कंसल्टेशन से लेना चाहिए, डॉक्टर से मशवरे से लेना चाहिए। ये मैंने जो महसूस किया कि आयुष के डॉक्टर और अवाम में एक बड़ा गैप रहा। पब्लिक ने ये दवाएं ली अपनी मर्जी से, जो जिसको समझ में आया, सोशल मीडिया में देख करके जिसको जो समझ में आया उसने लिया। ये जब एहसास हुआ तो गवर्नमेंट की कोशिश शुरू हुई कि इस गैप को, इस खला को कम किया जाए, इस गैप को कम किया जाए, और हर हिंदुस्तानी, चाहे वो देसी इलाज ले, चाहे वो यूनानी इलाज ले, चाहे वो आयुर्वेदिक इलाज ले, उसको डॉक्टर के मशवरे से ही लेना चाहिए। गर्म पानी भी पीना है ज्यादा दिनों तक तो डॉक्टर के मशवरे से ही पीना चाहिए। इस कोशिश के लिए आयुष गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करना शुरू किया। मुझे याद है सेंट्रल CCRUM ने जो गाइडलाइन जारी की, उसमें एक मोटा सा लिखा हुआ था फॉर डॉक्टर्स, यानी ये गाइडलाइन डॉक्टर्स के लिए है। इसी तरीके से उसके बाद में फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी अपनी अपनी स्टेट, बहुत सारी स्टेट ने अपनी अपनी गाइडलाइन जारी की, जिसका मकसद ये था कि ये गाइडलाइन डॉक्टर्स के लिए बनाई गई ताकि डॉक्टर्स अवाम को सही इलाज दे सके। तो मैंने जो महसूस किया है कि हमारे मुल्क में देसी इलाज, यूनानी आयुर्वेद की मकबूलियत बहुत है, अवाम पकड़े हुए हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि वो जो इलाज लें वो डॉक्टर के मशवरे से लें। यूनानी लेना है यूनानी डॉक्टर के मशवरे से, आयुर्वेद लेना है आयुर्वेद डॉक्टर के मशवरे से लें। ये जरूरत के पेश नजर मैं ये समझता हूं कि जो ये कोशिश चल रही है, इम्पा की कोशिश, इम्पा इम्यूनिटी यूनानी क्लिनिक की कोशिश, या अल हकीम की कोशिश, या जो लोग भी पूरे हिंदुस्तान में, मुल्क में ट्रेडिशनल दवाओं से इलाज करते हैं, वो लोग काबिल मुबारकबाद हैं, ताकि अवाम की जरूरत को पूरी कर सकें और अवाम जो देसी इलाज से इलाज करती है वो सही दिशा में, सही तरीके से, कंसल्टेशन के साथ, मशवरे के साथ इन दवाओं का इलाज करे। ये एक बहुत जरूरत है। इसलिए मैं वो लोग जो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ये दवा और ये इलाज डॉक्टर के मशवरे, कंसल्टेशन के बाद अवाम तक पहुंचे। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं इम्पा के लोगों को, अल हकीम के लोगों को, और शुक्रिया भी अदा करता हूं कि मुझे इनवाइट किया ताकि पब्लिक को आयुष के डॉक्टर्स से जोड़ा जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वसीम रहमान साहब आपके कीमती अल्फाज के लिए। इसके बाद मैं भिवंडी हल्के से MLA डॉक्टर रईस शेख साहब अगर मौजूद हों तो उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा, आप हर वक्त आवाम की सेहत और फलाह बहबूद के लिए कोशियाँ रहते हैं और इस वक्त इम्पा यूनानी क्लिनिक के लिए हर जगह कोशिश कर रहे हैं और हर जगह तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अगर मौजूद हो तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने बुलंद और कीमती कलमात से हम लोगों को इनायत फरमाएं। डॉक्टर रईस शेख साहब मौजूद हैं? जनाब रईस शेख साहब। कलबन कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। इसके बाद मैं हमारे अहम स्पीकर डॉक्टर कैसर खालिद साहब, IPS ऑफिसर, IG मुंबई को दावत देना चाहूँगा। आपके बारे में कोई मज़ीद तारुफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक जुमला कहता चलूँ कि आप के अंदर पुलिस का मजबूत दिल और शायर के हसास जज्बात दोनों ही जमा हैं और आप न सिर्फ एक कामयाब
पुलिस ऑफिसर हैं, बल्कि एक बहुत ही उम्दा शायर भी हैं, और शायर होने की हैसियत से तिब्ब यूनानी से ताल्लुक़ लामहला ज़रूरी हो जाता है। और डॉक्टर साहब तिब्ब यूनानी को काफ़ी पसंद करते हैं, ख़ुद अपना इलाज के लिए तिब्ब यूनानी का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने ज़रूरी ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। शुक्रिया, मेहरबानी। हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है सर, आप आ रही है जी सर, आवाज़ आ रही है। ठीक है, ठीक है। दोस्तों, आज चूँकि प्रोग्राम ऑनलाइन है, इसलिए सब नज़र नहीं आ रहा है कि और कौन-कौन हज़रात जुड़े हुए हैं, लेकिन बहरहाल हाँ, अब मैं देख रहा हूँ ये स्क्रीन पे सब लोगों को। तो अस्सलाम वालेकुम। और इस दौर में जबकि इंसान से कट रहा है, अलग-अलग हो रहा है, और उस दौर में भी हम सब चाहे वो टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो, उसके ज़रिए जमा हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और चूँकि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि इस दुनिया में जो इल्म है, उसके ज़राए मुख्तलिफ हैं, अलग-अलग हो सकते हैं, और वो मीरास के तौर पे हमको दूसरे इलाकों से मिल सकती है, खुद अपनी भी डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने शिफा हर चीज़ में रखी है, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे यूनानी हो, चाहे सिद्धा हो, चाहे और किस्म की चीज़ें हों। अब जब जिस मसले का हम लोग सामना कर रहे हैं, जो दुश्वारी पूरी इंसानियत के सामने आज है, और लाखों लोग जिसकी ज़द में आ चुके हैं, कितने अल्लाह को प्यारे हो गए, ये जो कोविड सिचुएशन है, और जिसका अभी तक दूर-दूर तक कोई हल हमें नज़र नहीं आ रहा है। शायद बचाव वाहिद सूरत है जो कि आज हमारे सामने, जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं। ऐसी सूरत में हमको अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाना, उसको मजबूत करना, बीमारियों से अपने आप को बचा के रखना, ये इंतहाई ज़रूरी है, बल्कि ज़िंदगी का तकाजा हो गया है। आम हालात में तो क्लिनिक्स भी खुले रहते हैं, आप कभी भी जा सकते हैं, ओपीडी चालू रहती है। अब तो ये दुश्वारी हो गई, ओपीडी तक बंद है। तो ऐसी सूरत में आप रुजू किससे करें और किस चीज़ से करें? तो मैं समझता हूँ कि जो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं, उनका एक बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ख़ास तौर से इम्यूनिटी के हवाले से, जिस्म को तंदुरुस्त रखने के हवाले से, सिस्टम्स को प्लेस में रखने के हवाले से, और आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैं समझता हूँ कि यूनानी एक इंतहाई कारआमद एक ज़रिया है। और चूँकि खुद यूनानी की बहुत सारी दवाइयाँ हमने इस्तेमाल की हैं, अभी भी कर रहे हैं, जो जनरल हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब हमारा तो ऐसा है कि पब्लिक डीलिंग है, लोगों से मिलना भी पड़ता है, और आप कितना भी प्रिकॉशन लें, लेकिन लोग तो आमने-सामने आ ही जाते हैं, और दुश्वारी वो आप किसी को 6 फीट की दूरी पर रख भी नहीं सकते, टेबल उतना बड़ा होता नहीं है, आमने-सामने ही लोग बैठते हैं। तो एक मैं समझता हूँ कि जो भी इम्यूनिटी हम लोगों की है, या ख़ानदान की है, बहुत सारे लोगों की है, उसमें एक बड़ा हाथ जो है वो यूनानी का है। और बदकिस्मती हमारे समाज की ये है, इसमें बार-बार मैं इसको पॉइंट आउट कर चुका हूँ कि इसकी जो रीच है वो लिमिटेड है, वो हो गई है, ये नहीं कहना चाहिए, है लिमिटेड हो गई है। कहीं न कहीं इसके लिए हम भी ज़िम्मेदार हैं, कहीं न कहीं पूरा जो सिस्टम जिस ढंग से ऑपरेट हो रहा है, वो ज़िम्मेदार है। अल्टरनेटिव्स के तौर पे भी हम यूनानी को रेफर नहीं करते। किसी भी एलोपैथिक हॉस्पिटल में आप चले जाइए, तो वहाँ पे यूनानी को रेफरेंस के तौर पे अगर पर्सनल एक्सपीरियंस किसी का है तो शायद वो कर दे, वरना एज़ अ सिस्टम कोई रेफरेंस नहीं होता है। जबकि मैं कुछ दिन पहले जामिया हमदर्द के वीसी साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने एम्स से ऐसा एक टाई अप किया है लीवर के बीमारियों के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ों का टाई अप यहाँ भी हम करें तो लोगों को एक दूसरा सिस्टम मिल सकता है। और बड़ी बात जो यूनानी में हम देखते हैं कि इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं। ये बाकी लोगों को म्यूट कर दें आप, वरना ये तकलीफ होती रहेगी। साइड इफेक्ट जहाँ तक एलोपैथ का है, यूनानी उसमें बहुत कम है, और चूंकि बुनियादी तौर से ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई चीजें हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सेफ भी है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है डिलीवरी की, और चूंकि हर जगह दस्तयाब नहीं है, जो चेन्स है मेडिकल के, वहाँ पे शायद 1-2 चीजें आपको मिल जाएं, लेकिन आपका जो पूरा रिपोर्टायर है, पूरा जो असेंबलेज है,
अब वो आपको दस्तयाब नहीं होता है। आपको स्पेसिफिक इलाकों में, मोहल्लों में, दुकानों में जाना पड़ता है, जो कि शायद बहुत दूर भी हो आपसे, आपके घर के पास नहीं हो। एक नॉर्मल केमिस्ट जिसके पास आपको एलोपैथ की सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं, अगर उसके पास यूनानी की भी दवाइयाँ मिलने लगें, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इसमें, जिसको आप खुद टर्न अराउंड कहते हैं इस इंडस्ट्री का, एक टर्न अराउंड इसमें हो पाएगा। और इसके बारे में जानकारी, अब थोड़ी चीजें हम वीडियोस बना सकते हैं चीजों पे, कि बीमारियां क्या होती हैं, नॉर्मल बीमारियां, मैं बहुत कोई एक्सेप्शनल बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन चीजों से आप परेशान रहते हैं, बुखार हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, सर का दर्द हो सकता है, इस किस्म की चीजें, इसमें हम समझते हैं कि हमारे जो प्रैक्टिशनर्स उनको छोटी वीडियोस बनानी चाहिए, और उसके लिए क्या रिकमेंडेड यूनानी में है, शायद हम इस चीज को कर पाए तो हम रीच बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में लोग यूट्यूब पे या दूसरे मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, और ये चीजें या मेडिसिन की भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग अगर इस हवाले से कोशिश करें तो लोगों को घर पहुंच करके चीजें मिल सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक साहब को रोगन बादाम शीरी चाहिए था, वो बादाम का तेल चाहिए था बुनियादी तौर से, तो बादाम का तेल कहाँ मिलेगा? तो मैंने उनको रिकमेंड किया कि आप एक रोगन बादाम शीरी हमदर्द की आती है, आप वो उसको ट्राई करें। तो सवाल एक रोगन बादाम शीरी मिलेगा कहाँ? एक तो थोड़े हमारे नाम भी इस किस्म के होते हैं कि आम लोग जरा उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो शायद हमको कहीं ना कहीं इस पे भी सोचना चाहिए कि हम नाम आसान रखें जिसको कि आम आदमी प्रोनाउंस कर सके, याद कर सके, कह सके। अगर हम वो पूरे इंग्रेडिएंट के नाम पे नाम रख देंगे तो वो दौर नहीं रहा कि लोग अब उसको याद कर पाएंगे। तो थोड़ी आसान नाम हम लेके चलें और इसको इस हिसाब से करें तो मुझे लगता है कि ये एक सिलसिला काफी आगे तक जा सकता है। और मुझे खुशी है कि अल हकीम ने बहुत सारे इनिशिएटिव इसमें लिया है, इंक्लूडिंग ये मेडिसिन बनाने के लिए, लेकिन वो भी एक रीच लिमिटेड है, जबकि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। तो ये स्कोप और रीच, इसके बीच का जो गैप है, जो फासला है, इसको कम करना बहुत जरूरी है आज के दिन में। जबकि मैं देखता हूँ कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस ऐसा नहीं है जहाँ के सेल्समैन जो है वो अपने दवाइयों के सैंपल के साथ नहीं पहुंचे हैं कि साहब ये विटामिन सी है और ये विटामिन डी है और ये बूस्टर है, ये ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा। मुझे एक भी एग्जाम्पल ये नजर नहीं आया कि यूनानी के प्रैक्टिशनर्स या यूनानी के सेल्स पर्सन या यूनानी से रिलेटेड लोग भी उन जगहों पे पहुंचे। तो क्या होता है, जहां हम अपने को मार्केट कर सकते हैं, जहां पहुंच सकते हैं, जहां हम अपना नाम बना सकते हैं, वहां पे हम पीछे हो जाते हैं। जबकि ये वो फील्ड है, इम्यूनिटी वो फील्ड है जिसमें कि यूनानी कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो इनिशिएटिव अभी लिया है अल हकीम ने, वसीम उर रहमान ने और उनके तमाम कलीग्स ने और तमाम डॉक्टर्स ने मिल करके, तो एक बहुत खुश आयंद मुस्तकबिल के लिए है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं दुआ करता हूँ कि ये कामयाब रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अभी भी हमें कोविड की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है, बल्कि मैं तो इसके हवाले से और आगे बात करूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास सैनिटाइजर की कोई कमी होगी जो हम इन तरीकों से बना सकें। मार्केट में मुझे सैनिटाइजर नहीं दिख रहा है जो यूनानी तरीके से बना हो या यूनानी तिब पे जिसकी बेसिस हो। आप देखिए कि मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को भी जानता हूँ, करोड़ों बल्कि अरबों रुपए का टर्नओवर अभी हो गया है सैनिटाइजर में, मास्क में, इन सब चीजों में। हमको कोई यूनानी ब्रांड नजर नहीं आया कि हम इसका, बल्कि आज एक साहब मुझे कैम्फर बेस्ड सैनिटाइजर ला के देके गए हैं। तो वो तो है, लेकिन हम नहीं है। तो हमको तो देखना जरूरी है ना, जब ये मार्केट इमर्ज कर रही है, ग्रो कर रही है, और अगले 3-4-6 महीने तक मुझे लगता है कि इसकी कोई कमी नहीं होगी, तो हमको ऐसे प्रोडक्ट साथ आना चाहिए। हमको ऐसे प्रोडक्ट साथ आना चाहिए जो आसान हो कंजम्पशन में, गोली के फॉर्म में हो सकता है, कोई लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, कोई स्प्रे के फॉर्म में हो सकता है, जो इम्यूनिटी को हमारे बूस्ट करे। अब माफ कीजिएगा, सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं किसी डब्बे को खोलूं, उसको पानी में उबालूं, उसको छांकूं, उसको ठंडा करूं, फिर उसको पीऊं, मैं कर सकता हूँ, मेरा बच्चा नहीं करता है। वो उतना पेशेंस नहीं है उसको रेडीमेड चीज चाहिए। तो ये मार्केट है, इस मार्केट को हमको समझ के चलना पड़ेगा कि हम इसको कैसे लोगों के एक्सपेक्टेशन के साथ हम आहंग करेंगे। तो ये दुश्वारी है। और एक टेस्ट का तो मसला खैर बहरहाल है, क्योंकि अभी एक काढ़ा मैंने बनाया, बच्चे ने पीने से इनकार कर दिया, जबकि उसको खांसी भी हो रही थी कि भाई उससे और ज्यादा वोमिटिंग होती है। तो अगर हम इस किस्म का दुश्वार गुजार जो आप कहे कि मेडिसिन
या जो भी है असॉर्टमेंट ऑफ थिंग्स पेश करें तो एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। पैकेजिंग का तो इशू है ही। अब आप एक सिंपल प्लास्टिक में किसी चीज को पैकेज करके दीजिएगा और एक अच्छी पैकेजिंग की कोई चीज होगी तो दोनों की मार्केटेबिलिटी में फर्क होगा। तो मुझे लगता है इन कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो है मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप सैनिटाइजर आप क्यों नहीं ला पा रहे हैं, आप ऐसा साबुन क्यों नहीं ला पा रहे हैं जिसमें कि ये खसूसियात हो, एंटी बैक्टीरियल हो, एंटीवायरल हो, जो भी है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। विटामिन की कमी नहीं है। मैं विटामिन सी विटामिन डी लोग डब्बे के गोलियों के डब्बे ला के दे के गए, सारे एलोपैथिक हैं। इसमें कोई यूनानी, कोई तिब, कोई हकीमी, कोई होम्योपैथिक, कोई सिद्धा नहीं है। क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर नहीं हूं तो मुझे उस निटी-ग्रिटी का इल्म नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोई भी फील्ड ऑफ नॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें कि इस किस्म की चीजें हम बना नहीं सकें, इवॉल्व नहीं कर सकें। तो हमको इस पर काम करना चाहिए। और अभी क्राइसिस का टाइम है, लोगों के जान के दर पे है। ऐसे टाइम में अगर आप कोई चीज ऐसी ला सकें जो कि उनको तकवीयत दे, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाए और इजी टू कंज्यूम हो, टेस्ट भी थोड़ा ठीक ठाक हो, तो मुझे लगता है कि बड़ा मार्केट हम टैप कर सकते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा वसीमुर रहमान से, चूंकि खुद डॉक्टर हैं, उनकी पूरी टीम है, अल हकीम के पूरा सिलसिला है, तो इन्होंने इस पे भी मेहनत करनी चाहिए। और आप याद रखिए कि आप जब किसी चीज को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको सैम्पलिंग करनी पड़ती है, और वो सैम्पलिंग जो इन्फ्लुएंसर हैं उन तक पहुंचाना पड़ता है। वो कंज्यूम करेंगे, उनके घर में कोई कंज्यूम करेगा तो उनको समझ में आएगा कि वाकई इसका असर होता है, ये डुएबल है। तो हमको ये आउटरीच भी करनी पड़ेगी, और तब जाकर के हम समझते हैं कि एक जो इसका पोटेंशियल है उसको हम टैप कर पाएंगे। बाकी जो नॉर्मल बीमारियां हैं उसके लिए, चूंकि मैं खुद अल हकीम सेंटर में गया हूँ साकिनाका में, तो बहुत सारी मुयस्सर चीजें हैं, दवाइयां हैं, वो अभी भी हमारे पास है। मैं वो हकीम साहब ने जैसा बताया कि नाश्ते के बाद 1 चम्मच खा लीजिए या दूध के साथ खा लीजिए वगैरह वगैरह, वो तो चलता है। लेकिन हमको स्पेसिफिक फोकस करके इस चीज को करना पड़ेगा। ये मार्केट अभी ऐसा डिमांड कर रही है, तो अगर हम ये कर पाए तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। और मेरी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात और दुआएं पूरी टीम के साथ हैं। और आप लोगों ने इस वक्त में इस चीज को ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही ये जो ख्वाहिशों में है अभी मेरे, वो चीजें हमको देखने को मिलेंगी। मुझे बोलने और जुड़ने का मौका दिया उसके लिए आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी। खुदा हाफिज। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही कीमती मशवरे डॉक्टर कैसर खालिद साहब ने दिए हैं, और इंशाल्लाह इन सारे मशवरों पर फिक्र की जाएगी और इस पर गौर किया जाएगा। इस सिलसिले में कुछ बातें मैं बताता चलूँ कि बहुत सारी बातें जो आपने सजेस्ट की हैं उनमें से कुछ चीज़ों पर प्रिलिमिनरी वर्क चल रहा है, जैसे जो टैबलेट के फॉर्म्स होते हैं और ऐसे फॉर्म्स जो कि इजीली कंज्यूमेबल हों और उसमें लोगों को आसानी लेने में आसानी हो, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की शुरू की गई हैं। और टैबलेट्स यूनानी के पहले बनाना मुश्किल थे, अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, टैबलेट बनाना आसान हो गया है, एक्सट्रैक्ट निकालने के प्रोसीजर्स आसान हो गए हैं। और इसी तरह वो चीज़ें जो जोशांदा फॉर्म में होती थी, अब उनको भी एक्सट्रैक्ट फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में बनाने की कोशिश की जा रही है। इवन हमारा जो यूनानी फार्मेसी डिवीज़न है, तो उसमें कुछ रिसर्चेस भी हो रही हैं। कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट्स होते हैं कि अगर एक फॉर्म को आप दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो आप उसको प्रूव कीजिए कि वो सेफ्टी वाइज और इफेक्ट वाइज एज सिमिलर एज प्रीवियस वन सेम होना चाहिए, और या तो उससे बेहतर होना चाहिए। तो इस सिलसिले में कुछ स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम अभी तक पीछे हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ ने इसमें कुछ एडवांसमेंट किए हैं, कुछ स्टेप्स आगे बढ़े हैं, और उम्मीद है कि इसमें मज़ीद आगे तरक्की होगी। जहाँ तक बात सैनिटाइज़र की है, इस ताल्लुक़ से हमारा यूनानी तिब में अर्क अजीब नाम से फॉर्मुलेशन है और हमदर्द में कुल्ज़म नाम से आता है, और उसके इफ़ेक्ट एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट्स होते हैं, और सैनिटाइज़र के तौर पर उसको यूज़ किया जा रहा है। इस कोविड में भी बहुत से लोगों ने उसी को, बहुत सारे यूनानी फिजिशियन ने रिकमेंड किया और बहुत सारे लोगों ने उसी को यूज़ किया और अच्छे इफ़ेक्ट्स आए। तो वो कैंसर बेस्ड होता है, जैसा कि आपने किसी का तज़किरा किया। मुझे उसके इफ़िकेसी पर अलबत्ता अभी क्या स्टडीज़ हुई हैं, किस हद तक डॉक्यूमेंटेशन है, वो अभी क्लियर नहीं है। और दूसरी बात ये कि कुछ कंपनीज़ ने फॉर्मुलेशंस लॉन्च किए हैं, जैसे न्यू शर्मा ने एक सैनिटाइज़र लॉन्च किया है, लेकिन एफिकेसी वाइज और पॉपुलैरिटी के मामले में अभी वो पीछे है। तो उम्मीद है कि चंद दिनों में अगर कुछ अच्छे
फंड्स देने वाले लोग और अच्छी कंपनीज ने इस पर तवज्जो दी तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत कीमती मशवरे आपके आए और उम्मीद है कि अल हकीम सेंटर इस सिलसिले में मज़ीद आगे पेशरफ करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। राशिद कादी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ कंफर्म कीजिए ज़हीर कादी साहब मौजूद हैं या अभी वक्त है। सर ज्वाइन कर रहे हैं, फ्यू मिनट्स में सर ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर यासिर जी 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 ये बेहतर सर है। इज ज्वाइनिंग इन फ्यू मिनट्स इंशाल्लाह। जी 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 आई हैव कंफर्म्ड, जस्ट नाउ आई हैव कंफर्म्ड। अच्छा अच्छा जी 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 बेहतर है। सर को हम थोड़ी ही देर में सुनेंगे इंशाल्लाह। कबल उसके कि मैं कुछ बातें बताता चलूं। जहाँ तक बात इम्यूनिटी को लेकर के यूनानी मेडिसिन की है तो एक बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी और यूनानी कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी में थोड़ा डिफरेंस है। बहुत सारे लोग इस सिलसिले में कंफ्यूज होते हैं कि मॉडर्न कंसेप्ट है इम्यूनोमॉड्यूलेशन का जो सेलुलर और ह्यूमरल बेसिस पर है और जिसका मॉलिक्यूलर अप्रोच है, तो वो कैसे यूनानी मेडिसिन की दवाएं कैसे उस पर काम कर रही हैं। तो यूनानी मेडिसिन की दवाएं मॉलिक्यूलर लेवल पर कितनी काम कर रही हैं, इस बारे में एक्सपेरिमेंटल स्टडीज बहुत सारी हुई हैं। बहुत सारी दवाओं पर इम्यूनोमॉड्यूलेटर एक्टिविटी और इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं और अच्छे इफ़ेक्ट्स सामने आए हैं। लेकिन यूनानी तिब का कंसेप्ट हॉलिस्टिक है, मॉलिक्यूलर नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन का कंसेप्ट मॉलिक्यूलर है। यूनानी मेडिसिन एज अ होल ह्यूमन बॉडी को देखती है और उसके अंदर कुछ हॉलिस्टिक कंसेप्ट्स हैं। उसके एतबार से तबीयत को क़ुव्वत मुदब्बिर बदन और हरारत ग़रीज़िया उसको सामने रख करके और प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाता है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। इस सिलसिले में डॉक्टर ज़ुबैर शेख साहब ने ये बात कही थी कि हम जो कोविड से रिलेटेड साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम हो रहा है जो कि एक इम्यून रिस्पॉन्स है, इसके बारे में कुछ लिटरेचर तलाश करें। कोविड-19 से मुतालिक यूनानी तिब में क्या लिटरेचर मिल सकता है वो तलाश करें। तो कुछ आर्टिकल्स इस सिलसिले में पब्लिश हुए हैं और एक आर्टिकल कोविड-19 के साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम पर यूनानी का इंटरप्रिटेशन क्या है इसका भी पब्लिश हुआ है। इसको गूगल पे सर्च किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में कई स्टडीज़ हो रही हैं और काफ़ी सारे इक़दाम लिए जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर एक्टिवली हम काम करते रहे और जॉइंटली एक दूसरे के कोलैबोरेशन से हम मेहनत करते रहे तो इंशाल्लाह जल्द करेंगे। आपके लिए बनाना, इनके लिए बनाना। डॉक्टर ज़हीर कादी साहब के ज्वाइन होने से पहले मैं तो कुछ भी अलग ही समझ में आ रहा है। मेरा माइक्रोफोन इज अनम्यूटेड। थोड़ा वक्त और हम वेट करते हैं, उम्मीद है जल्दी ही सर ज्वाइन हो जाएंगे। डॉक्टर यासिर कोई और अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता हो तो उसको मौका दीजिए टिल दैट। हाँ जी जी उम्मीद है, मेरी दरख्वास्त है अगर कोई डॉक्टर्स में से कोई अपने ख्यालात का इजहार करना चाहे तो ज़रूर फरमाएं। यहाँ मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब नमाज का वक्त भी हो रहा है, अगर नमाज के लिए थोड़ा वक्त दे दिया जाए सर का, अगर आने में लेट हो तो। नहीं, रीजॉइनिंग मुश्किल हो जाएगी यासिर। अच्छा अच्छा कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि फिर सबको रीजॉइन करना मुश्किल हो जाएगा। गालिबन सर ज्वाइन हो गए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। यासिर सर ने ज्वाइन किया, देखिए सर ने ज्वाइन कर लिया। जी 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 वेलकम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। We have such a substantial and outstanding personality guiding us. Sir, we heard you yesterday in MU program, and in your supervision, Anjuman got a prestigious National Excellence Award. Thank you, sir. We humbly request you please say a few words for Al Hakim Unani Medical Center and Unani Immunity Clinic. Please, sir.
Assalamu alaikum. वालेकुम It is अस्सलाम। very heartening वालेकुम that अस्सलाम। it's very heartening that in the private enterprise you are promoting Unani medicine, which is a welcome change, and that too happening in a city which is financial capital of India, and it is supposed to be Mecca of medicine. यहाँ पे आप अपना झंडा लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इस जरूरी भी है कि आज के हालात में देखा जाए तो अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बड़ा रोल है, खासकर पेंडेमिक में भी। यूनानी आयुर्वेदा के जो फॉर्मुलेशंस है, अच्छे लोग हैं ना, ऊंचे लोग, जो बड़े लोग समझे जाते हैं, हाई फाई, जो इस पैथी की तरफ देखते भी नहीं थे, लेकिन आज उसके पीछे भाग रहे हैं। तुम्हारा मालेगांव का काढ़ा देखिए आप, उसका तो कमाल है। और बेसिकली दैट इज ऑल फॉर इम्यूनिटी, इट मेक्स इम्यूनिटी वेरी स्ट्रांग। मैं एक बात का जरूर जिक्र करूंगा यहाँ कि मालेगांव का जो प्रॉब्लम था, और वो इतना एक्सपांड हो रहा था हमारे एरियाज में, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में, तो एक सिचुएशन ऐसा हुआ कि उनके जो टेस्ट होते थे कोविड के, वो नासिक में या धुलिया में जाते थे। तो वहाँ के लोगों ने मालेगांव के सैंपल भी लाने को मना किए, क्योंकि मियाँ भाई लोग इसको स्प्रेड कर रहे हैं। और जब वो जमात का भी, तबलीग जमात का भी मसला था, तो उसको थोड़ा अनफॉर्चुनेटली हिंदू मुस्लिम बनाया गया। तो सरकार भी बड़े परेशान थे कि मालेगांव में सब डॉक्टर ने अपने क्लिनिक्स बंद रखे, यूनानी बोलिए, एलोपैथी बोलिए, सब लोगों ने। कुछ ऐसे इन्फेक्शन हुए, पीपी किट नहीं था, बहुत सारे मसाइल थे। तो फिर वो सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने मुझसे कहा कि तुम इन्वॉल्व हो जाओ। ये इसका कहने का मतलब यही है, मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूँ, कि हाउ रेलेवेंट इट इज विद यूनानी। फिर वहाँ के कलेक्टर और एसपी जो थे, कलेक्टर और एसपी आरती सिंह लेडी कलेक्टर थी, तो हमने सबको एक साथ में लिया। और अच्छी बात ये रही कि यूनानी के डॉक्टर्स बहुत जल्दी जुड़ गए। उन्होंने अपने क्लिनिक खोलने के लिए, फीवर क्लिनिक के लिए रायमंदी दी, और दूसरे हॉस्पिटल शुरू हो गए, ऑक्सीजन आया, ये वो सब चीजें हुई। लेकिन उसी दौरान ये आपका जो कलेक्टर है और एसपी, और बहुत काबिल औरत, और वो डॉक्टर है, शी इज एमडी डिजियो गायनेक फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड शी इज एन आईपीएस। तो उसने मुझे एक दिन फोन किए सुबह, डॉक्टर साहब, बोले मैं तुमको मालेगांव का काढ़ा भेज के देती बम्बई में। अरे बोले क्या काढ़े का, व्हाई यू आर सेंडिंग इट टू मी? अरे बोले इसने तो कमाल किया, हमारा पूरा पुलिस फोर्स ये तुम्हारा यूनानी काढ़े पे है, और इट हैज हेल्प देम अ लॉट। एंड ए क्वालिफाइड consultant doctor who is an eminent gynecologist and IPS officer, she says that it has helped us a lot. तो वो काढ़ा जो तुम्हारा है भिवंडी में और कहीं ब्लैक में बिक रहा था, ऐसा मुझे किसी ने कहा। इन शॉर्ट, we are not very sure as it, nobody is sure ये वायरस कैसा है, किधर जाता है, क्यों आता है, कहाँ से आता है, किसी को पता नहीं। The best of doctors, virologists, epidemiologists, they have not come to any conclusion. इसलिए वो तुम्हारा जो वैक्सीन है वो आने को भी वक्त लगेगा। तो इन हालात में मैंने देखा है बहुत से प्रोमिनेंट लोग जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ देखते भी नहीं थे, अरे बोले मुझे बहुत फायदा हो गया उससे, तुम्हारी यूनानी का भी नुस्खा बहुत अच्छा है। तो ये सिचुएशन में जब थोड़ा इम्पैक्ट हो गया है अक्रॉस द सोसाइटी, तो आपने एक सिचुएशन को, इस कैलामिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए आपको एक लीड मिल गया बिकॉज ऑफ मालेगांव। तो आप ये जो नई चीजें शुरू करने जा रही हैं, इट विल पिक अप। एंड आई एम टोल्ड जो आपका सेंटर है कुर्ला में, साकीनाका में शायद, इट्स बीइंग रन वेरी प्रोफेशनली और विथ गुड पैकेजिंग, क्योंकि एनीथिंग दैट बी marketed has to be done in a proper marketing manner. Your products may be very good, but then that label also matters. तो उस मामले में भी मुझे अभी बड़ी उम्मीदें लग रही है कि यूनानी के बिरादरी के जो लोग हैं हमारे, कपिंग की बात हो रही है, कपिंग भी अभी
अच्छे अच्छे लोग, कुछ डॉक्टर्स भी है, एलोपैथी के डॉक्टर्स भी आर इंटरेस्टेड, बोले बैक एक के लिए ऐसा लगे अच्छा है, सर्जरी कौन करेगा, रिलीफ। तो देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आर कमिंग फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। हो सकता है मॉडर्न के डॉक्टर इसको जितना प्रमोशन नहीं कर सकेंगे, ना करेंगे भी, वो एक प्रॉब्लम है सब जगह, लेकिन पब्लिक इन जनरल इज वेरी फैसिनेटेड अबाउट अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, क्योंकि हमारे एलोपैथी में भी there are gray areas where we don't have any cure, we give symptomatic treatment, and it is being said that Indian system of medicine, whether it is Unani and Ayurveda, can give much better relief to a certain extent, near complete cure if not a complete cure, and so on. ये बहुत जरूरी है क्योंकि entire system of medicine in India will be taken over by private limited corporates and so on and so forth. तो आपकी तरफ तो उनकी ये attention इतना नहीं रहेगा because it's not a big market, so they will be dealing with the allopathy. So in that we will have a substantial space from well-meaning people. अभी क्या था, यूनानी का जो डिस्पेंसिंग होता था खाने में, वो हमारे मुसलमानों तक महरूम रहता था और वो मार्जिनलाइज है, वो इसको पैटर्नाइज करता था। लेकिन आज वो दौर अलग आया है, इसमें आपकी लिए अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट करना ये आपके हाथ में है। इनफैक्ट यू हैव गॉट इट, ग्रैब इट एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट। तो जब वसीम उर रहमान साहब ने कल मुझसे फोन किया तो आज यकीन मानिए मैं अभी और एक इनॉग्रेशन से जल्दी जल्दी घर पे आया हूँ। अभी मेरी एक मीटिंग है जूम इन यूनाइटेड स्टेट्स। आपने एक नाम सुना होगा, डॉक्टर हुसैन नागामिया। इन्होंने तिबिया में भी 5-6 साल पहले एक लेक्चर दिया था। ही इज अ कार्डियक सर्जन ऑफ एमिनेंस फ्रॉम पेंटा, फ्लोरिडा। उनका बड़ा हॉस्पिटल है एंड he is doing lot of research, has established an Institute of Islamic Medicine. और उनके वेल-नोन अथॉरिटी। तो आज उनके साथ हमारी 7 बजे अंजुमन इज ट्राइंग टू एक्सटेंड टू यूएस, उस सिलसिले में एक मीटिंग है। तो जब मुझे वसीम उर रहमान साहब ने कहा कि कुछ 5 मिनट के लिए आ जाइए, तो मेरा जो थोड़ा है यूनानी, वो मुझे कहीं रोक नहीं सकता। तो मैंने कहा ना, मैं आपके फिल्म में शामिल हो जाऊं, लेकिन इट्स अ गुड थिंग। You have to be positive about whatever you want to do. Do it in a very professional way, give it a scientific look, and have a logical explanation for people who would be asking कि इसका mechanism of action क्या है, how does it work, at what level it works. All these questions people are likely to ask, and you must be prepared with your answers. I'm sure there are answers. So एक बार आप अपने सब्जेक्ट के बारे में जो मेडिसिन आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसके डिटेल एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी होगी और आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट कर सकोगे, then there is no problem why you should not flourish. I see a very bright future for alternate system of medicine. और पहले एक दौर था कि हकीम साहब का एक इमेजिनेशन था कि वो शेरवानी में रहेंगे, उस तरह की टोपी रहेगी, ये हमारे हकीम साहब, और वो ज्यादा बात नहीं कर, नफ्स पकड़ के देखें, बोले आप चले जाओ ना, मैंने डायग्नोस कर लिया, आपकी दवा लीजिए जाइए। आज वो दौर नहीं है। आज एक प्रेजेंटेशन का दौर है। पेशेंट वांट्स टू नो फ्रॉम यू। एक पेशेंट आपसे सेटिस्फाई हो गया तो 10 लोगों को बुला लेगा, फिर आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। और आज के जो यूनानी प्रैक्टिशनर्स हैं, माशाल्लाह, खास करके बॉम्बे तिबिया के भी जो पास आउट बच्चे हैं, वो तो अपने इलाके में एमबीबीएस को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं। तो उनमें वो काबिलियत है, उनमें वो हुनर है, उनके हाथ में शिफा भी है, और यहाँ तक कि वो अपनी नई सिस्टम होते हुए मॉडर्न सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यू हैव अ डबल एडवांटेज। अगर मैं कल यूनानी शुरू करूंगा तो मुझे तकलीफ हो जाएगी, लेकिन आपको कल मॉडर्न के साथ और
बनाने शुरू करोगे तो you will be able to correlate, you will be able to put it across better. तो आपके पास एक golden opportunity है. The field is wide open and make the best of it. और अंग्रेजी में कहते हैं कि fortune favors the brave. You must take a call. And the big achievers in every field, be it in medicine and literature, you name it, they have been all bold people who were very confident and they knew what they are going to do. If that is your attitude, I think you will be a success story. मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक इनिशिएटिव लिया. वही सेंटर पे आप शायद मेरे ख्याल से कपिंग भी करते हो, लिच थेरेपी और मसाज जो तुम्हारा है वो भी कर लेते हो, एंड यू आर एडिंग अप समथिंग नाउ. इसका मतलब ये हो रहा है कि यू आर ग्रोइंग एंड योर सेंटर इज अ डिमांड ड्रिवन. ये अच्छी बात है कि हो सकता है आपको एक की जगह 4 जगह खोलने पड़े या उसको एक्सपैंड करना पड़े. तो ये फोरसाइट रखिए कि वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड पुट एट मल्टीपल लोकेशंस. और हिम्मत करके अच्छे लोकेशन में जाइए, देखा जाएगा. उनके बीच में जाइए जो आपको लगता है कि यहाँ प्रैक्टिस या हमारा ये दवाखाना या व्हाटएवर यू कॉल इट नहीं चलेगा, वहां जाके बैठ जाइए. मैं मेरी मिसाल देता हूँ. मैंने जब शुरू किया तो मुझे लोगों ने बोला, सब लोग बॉम्बे सेंट्रल पे शुरू करते हैं नागपाड़ा पे. मैं 1982 की बात कर रहा हूँ. मैंने नागपाड़ा पे भी बैठ गया, हिल रोड पे बैठ गया, फर्स्ट मुस्लिम डॉक्टर इन 84. उसके बाद 4-5 साल बाद डॉक्टर उंदरे भी आ गए. मैंने चौपाटी भी बैठ गया. तो फिर तुम्हारा अगर वर्क अच्छा रहा, प्रेजेंटेशन अच्छा रहा एंड कॉन्फिडेंस रहा, तो सब लोग आएंगे आपके पास. मेरी प्रैक्टिस more than 60% was non-Muslim and the best of people. तो you have to take a call कि मैं वहां जाके, आप हो सकता है लोग शुरू करते हैं कि मैं भिंडी बाजार में बैठ जाऊंगा, मैं नागपाड़ा पे बैठ जाऊंगा, मैं कुर्ला में जाऊंगा. लेकिन उसके अलावा you get into a location where you will feel that I need to try my best, and you never know. People will come in big, huge cars, take an appointment with you, come to you, 10 minutes में बैठ के, they'll pay you better and they'll be good clientele. And mouth to mouth, you will get a lot of patients. I have seen it myself. तो ये जो चीज़ है आपकी, इसको थोड़ा सोफिस्टिकेशन में ले आइए. आई रिमेम्बर एक बार दिव्या कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी आए थे आयुष के उस जमाने में. तो उन्होंने थोड़ी पैकिंग देखी हमारी जो डिस्पेंसिंग कर रहे थे. तो बोला तो पहली बार देख रहा हूँ, इस तरह का होना चाहिए कि तुम्हारे पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए और डिस्पेंसिंग इस तरह होना चाहिए कि मॉडर्न मेडिसिन को आप कॉम्पीट कर रहे हो. अगर आप एक मैगजीन निकालते हो उर्दू की, एक साहब निकालते हैं which resembles very much like Time magazine as cover और Outlook magazine, तो कवर भी देख के लोग एक्साइट हो जाते हैं. फिर तुम्हारे कंटेंट्स के ऊपर है. तो कवर भी अच्छा होना चाहिए, कंटेंट्स भी. या तो कवर बेकार है, कंटेंट्स अच्छे हैं, कंटेंट बेकार है, कवर अच्छा है, it doesn't work. So you have to take a call on this and plan your strategies. Financial due diligence कीजिए. किसी को एक्सपर्ट की जरूरत लगी, when you grow, ask him how to go about it. And don't hesitate to take financial help from the institution. That is how one grows. और तुम अगर एक के बजाय बम्बई में 10 सेंटर करोगे तो फिर तुम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बना सकते हो. बहुत सारे, यू हैव टू थिंक इन एडवांस. मैं ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, एंड दैट हैज टू बी इन प्लेस. तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ. इसके साथ साथ इस तरह के सेंटर्स दूसरे भी लोग करना चाहे तो जरूर कीजिए. ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ तो मैं. There is enough. The field is very wide open. हर एक अपना रिस्क लेगा. और ये एक चीज ध्यान में रखिए कि कोई आपका एक साथी, एक जूनियर आप करते हैं वैसा वो भी करना चाहे कहीं और भी जाके, तो उसकी जरूर मदद कीजिए. ये मत सोचिए कि मेरा कॉम्पिटिटर है. ये अगर आपका आउटलुक रहा तो कामयाबी आपके कदम छू लेगी. और मैं आपको मुबारकबाद इसलिए देता हूँ कि ये यूनानी का प्रमोशन के लिए
यूनानी का फरोग जो भी करता है वो मेरे दिल के करीब है। आप कभी आजमा के देखिए, मुझे कहीं आना हो तो मैं आ जाऊंगा आपके लिए। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड आइडियाज कन्वर्ट इनटू प्रैक्टिकलिटी एंड मेक ए सक्सेस स्टोरी। और वो ड्रीम्स you must dream big, there is no doubt about it. And the big achievers are those who dream big and achieve many things. I used to dream a lot, but God has been kind, Allah has been kind. Many things have been achieved with, but hard work, yes. Hard work, devotion and no bluffing. आप कोई भी प्रोडक्ट्स की ब्लफिंग मत कीजिए कि बोले ये जादू की गोली है, इसका ये होगा वो होगा, जबरदस्ती मत कीजिए। You can't run that show on that. Run your show with facts, with scientific collaboration, and don't do over marketing in the sense, don't tell about your product कि इसमें बहुत सारे चीजें और भी जो है वो बताती जाएगी। then प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे इनकम टैक्स कमिश्नर बैठे हैं, उनको पूछो जो रिटर्न्स रेगुलर फाइल करता है और टैक्स जो भरता है उसका 5 लाख टैक्स आना है तो वो 6 लाख भर के फिर रिफंड करता है, तो वो अच्छे कैटेगरी में चला जाते हैं, वो हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। गलत का है कि नहीं? Is he there? जी सर। Yes. So and एक ethics रहने चाहिए आपके। I'm not talking of business ethic, I am talking of ethics in general. किसी को गलतफहमी में मत रखिए। Don't tell that ये दवाई से 4-5 बीमारियों का इलाज एक साथ होगा, जैसा सब लोग करते हैं, हर पैथी के लोग करते हैं कि वंडर ड्रग स्टेरॉइड, इसका क्या मिसयूज होता है आपको पता है। आप हम खुद इस्तेमाल नहीं करते लेकिन और किसी को देना चाहते पूरी बात के, वो भी नहीं होना चाहिए। तो let's, if you are honest, if you is tremendous scope. United States of America has reserved in its budget a huge amount for alternate system of medicine. उसमें तुम्हारी चाइनीज मेडिसिन के एक्यूपंक्चर आता है, फिर तुम्हारी जर्मन आती है, to certain extent Ayurveda has made inroads, but यूनानी हम अभी तक नहीं हुआ। प्लान बनाइए, तुम्हारा रिकॉर्ड्स पेशेंट्स का साइंटिफिक डेटा रखिए, and then you go beyond. You must think of going beyond the borders. बस मैंने बहुत कुछ ज्यादा बोल दिया शायद, तो थोड़ा हजम भी होना चाहिए। नहीं सर, बड़ी कीमती बातें हैं ये सर, बड़े जी। तो देखिए how it is, and देखिए हर चीज का एक बात ध्यान में रखिए, ये चीज आप शुरू करोगे, there is a gestational period. तो डे 1 से मेरा प्रोडक्ट और मेरा मेडिसिन takes time and you must have patience. And जब तुम शुरुआत करते हो, जब अगर आपके पेशेंट को आप वक्त दोगे उसको समझाने के लिए, तो वो वक्त आपको काम आएगा, और वो 10 आदमी को जाके बोलेगा कि डॉक्टर ने मुझे बराबर समझाया है, इससे मेरे को फायदा हुआ, वो खुद सामने से आएगा, ज्यादा पूछेगा भी नहीं। So this is how the whole story is about. Go ahead. There is everything in this world. और हम ईमान वाले हैं, ईमान में तो कहा गया है नाउमीदी मायूसी कुफ्र है। हमारे पैनल पे पुराने हाफिज बैठे हैं, दो मदारिस के बड़े जिम्मेदार बैठे हैं, तो उनके बीच में मैं क्या कहूँ, इतना ही कह सकता हूँ, नाउमीदी मायूसी कुफ्र है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और हर चीज ईमानदारी से कीजिए, बरकत भी आएगी, लोग बरकत भी आना चाहिए, लोगों को शिफा भी होना चाहिए। जब शिफा होगी तो वो जो चीज आपके पास आएगी वो बरकत समझिए। तो इसका बैलेंस करके चलिए। और एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि जितने पैनल पे लोग हैं, जो मेरी समझ में है कि ज्यादातर लोग आप मॉडर्न प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। आपका अखलाकी फर्ज बनता है कि जिस पैथी से आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो, उसके साथ भी थोड़ी इंसाफ, उसके साथ भी इंसाफ करना चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है। Give back to the pathy that brought to you this stage.
period. मेरे ख्याल से मेरा कोटा काफी हो गया, क्योंकि I have to also leave, and when you ask me to talk, मैं प्रोफेसर जैसा बन गया हूँ आजकल, क्यों पता नहीं। अंजुमन के बारे में पूछिए मत, 2 घंटे लोग आपके बैठ के कहानी सुनाते। तो ये सब मामला है मेरे ख्याल। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत उम्मीद और हौसला अफजा बातों के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और अल हकीम सेंटर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हो रहा है, और ये बात आपके लिए ग़ालिबन खुशी की होगी कि अल हकीम सेंटर की एक ब्रांच दिल्ली में भी शुरू हो गई है, और दिल्ली ब्रांच में भी इसी तरीके से काम हो रहा है जिस तरह मुंबई में काम हो रहा है। और कुछ प्रोडक्ट्स भी अल हकीम सेंटर की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। और एक अच्छा काम ये भी हम लोग कर रहे हैं कि अल हकीम सेंटर की तरफ से यूनानी डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने का, और ऑनलाइन और ऑफलाइन यूनानी CMEs करते हैं, ताकि अल हकीम के तर्ज पे बड़े पैमाने पे काम सभी डॉक्टर्स कर सकें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि अल हकीम सेंटर के सारे ही स्टाफ और डॉक्टर्स सर की बातों पर तवज्जो देंगे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह फर्दर इस सिमत में हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम अख्तिताम को पहुंचा, और मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर कमालुद्दीन साहब से कि वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और जितने लोग भी शरीक हुए भाई अल हकीम इम्यूनिटी क्लिनिक के इफ्तिताह के लिए, मैं उन सभी हजरात का जो ज्वाइन है शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर डॉक्टर ज़हीर काजी सदर अंजुमन इस्लाम कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमको बहुत ही अच्छी नसीहतें की, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह IPS अफसर हैसर खालिद साहब IG मुंबई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे चांदेवली के श्री दिलीप लांडे MLA, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब रईस शेख साहब MLA भिवंडी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल हकीम सेंटर की तरफ से डॉक्टर वसीम उर रहमान साहब जॉइंट इनकम टैक्स कमिश्नर तेलंगाना, अल हकीम सेंटर के रूह रवा है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर खालिद शेख साहब डायरेक्टर साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, डॉक्टर हसीब लारी इंचार्ज RRU मुंबई, डॉक्टर राशिद कादी प्रिंसिपल MIJ तिब्बिया कॉलेज मुंबई, डॉक्टर जलील साहब प्रिंसिपल ZV1 तिब्बिया कॉलेज पुणे, डॉक्टर जुबैर शेख मेंबर आयुष टास्क फोर्स महाराष्ट्र, डॉक्टर मुजीब खान सदर इम्पा यूनानी, डॉक्टर सलीम खान मेंबर इम्पा यूनानी, इन सभी हजरात का और जो लोग भी ज्वाइन थे सारे डॉक्टर्स हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दे करके हमें और हमारी क्लिनिक के इफ्तिताह के मौके पर शुरू होकर हमें बहुत कीमती नसाए से और फवाइद से आगाह किया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यासिर भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया कमालुद्दीन साहब, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा, सभी हज़रात का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम जब होंगे इंशाल्लाह उसमें मज़ीद लोग हमारा ताउन करते रहेंगे, और हम भी इंशाल्लाह इसी तरह से तिब्ब यूनानी के लिए बड़े प्रोग्राम और खिदमत अंजाम देने की कोशिश करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।